गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगभग अकाउंट पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अकाउंट पार्ट 2 में सिर्फ 2 ही लेसन बाकी है, वो भी हम बाद में सीख लेंगे। स्टेट में हम लोग दोस्तों चैप्टर नंबर 3 सबसे पहले, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 और फिर चैप्टर नंबर 4 को हमने सीख लिया है। कल से हमने पार्ट 5 आवृत्ति वितरण की विषमता को स्टार्ट किया है, जिसमें कल के वीडियो में मैंने आपको थियरी के टॉपिक को समझाया था। और आज हम स्वाध्याय 5.1 के प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने स्वाध्याय 5.1 में हमें किन किन सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी, किन सूत्रों की आवश्यकता होगी, वो मैंने लिख दिया है। लेकिन उससे पहले कल के वीडियो में जो हमने थियरी का टॉपिक सीखा था, पहले 2 मिनट में मैं उसका रिविज़न आपको करवा देता हूँ। हमारे पाठ का नाम था पाठ 5 आवृत्ति वितरण की विषमता। तो उसमें सबसे पहले विषमता क्या है, तो मैंने पहले भी कहा था कि विषमता का अर्थ होता है जिस आवृत्ति वितरण में सममितता का अभाव हो, उस आवृत्ति वितरण को हम विषम आवृत्ति वितरण कहते हैं, या जिसमें सममितता का अभाव हो उसे हम विषमता कहते हैं। तो वो जानने के लिए पहले हमें ये सीखना था कि भाई सममितता किसे कहते हैं, सममित आवृत्ति वितरण किसे कहते हैं। तो उसके लिए हमने सीखा था कि जिस आवृत्ति वितरण में भूयिष्ठक के दोनों ओर आए हुए अवलोकन का मूल्य समान हो या उनकी आवृत्ति समान हो, तो उस आवृत्ति वितरण को हम सममित आवृत्ति वितरण कहते हैं। जिस आवृत्ति वितरण में भूयिष्ठक के दोनों ओर आए हुए अवलोकन का मूल्य या आवृत्ति समान हो, उस आवृत्ति वितरण को हम सममित आवृत्ति वितरण कहते हैं। या जिस आवृत्ति वितरण का वक्र संपूर्ण घंटाकार स्वरूप का हो, उस आवृत्ति वितरण को सममित आवृत्ति वितरण कहते हैं। और फिर ठीक उसी का उल्टा, जो आवृत्ति वितरण सममित आवृत्ति वितरण न हो, उस आवृत्ति वितरण को हम विषम आवृत्ति वितरण कहेंगे। फिर मैंने आपको सममित आवृत्ति वितरण के लक्षण कि कौन से लक्षण होंगे, आवृत्ति वितरण के कौन से लक्षण होंगे जिससे देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये जो आवृत्ति वितरण है ये सममित आवृत्ति वितरण है। तो उसमें पहला लक्षण था कि इसमें माध्य, मध्यिका और भूयिष्ठक के मूल्य समान होते हैं, यानी x बार MO और M ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, समान। x बार M और MO तीनों का मूल्य बराबर होता है। इसमें तृतीय चतुर्थक से मध्यिका का अंतर और मध्यिका से प्रथम चतुर्थक का अंतर समान होता है। जैसे संकेत में Q3 - M इक्वल टू M - Q1, वो भी हम कह सकते हैं। उसके बाद था कि इसका वक्र संपूर्ण घंटाकार स्वरूप का होता है। और सबसे लास्ट वाला उसका अर्थ ही था कि इसमें भूयिष्ठक के दोनों ओर समानांतर पर आए हुए अवलोकन का मूल्य या उसकी आवृत्ति समान होती है। फिर विषम आवृत्ति वितरण के बाद हमने विषमता के प्रकार 2 है, धन विषमता और ऋण विषमता। धन विषमता किसे कहते हैं, तो जिस आवृत्ति वितरण का वक्र दाईं ओर खींचा हुआ हो, जिस आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र दाईं ओर खींचा हुआ हो उसे हम धन विषमता कहते हैं। और जिस आवृत्ति वितरण का वक्र बाईं ओर खींचा हुआ हो उसे हम ऋण विषमता कहते हैं। और उसके भी 3 लक्षण हमने सीखे थे। धन विषमता का पहला लक्षण था इसमें माध्य, मध्यिका और भूयिष्ठक के मूल्य उतरते क्रम में होते हैं। दूसरा कि इसमें तृतीय चतुर्थक से मध्यिका और मध्यिका का अंतर मध्यिका से प्रथम चतुर्थक के अंतर से अधिक होता है और इसका वक्र दाईं ओर खींचा होता है। और ऋण विषमता में ठीक इसका उल्टा, माध्य, मध्यिका और भूयिष्ठक का जो मूल्य है वो चढ़ते क्रम में होते हैं। Q3 से M की दूरी जो है वो छोटा होता है M - Q1 से, यानी मध्यिका में से प्रथम चतुर्थक का जो अंतर है उससे तृतीय चतुर्थक से मध्यिका का अंतर क्या होता है, छोटा होता है। और इसका वक्र बाईं ओर खींचा हुआ होता है। तो ये थियरी का चैप्टर था। कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पिछले वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा, तो आप उसे एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम स्वाध्याय 5.1 शुरू करने वाले हैं। मैंने कल ही आपको बता दिया था, कल की वीडियो में ही, कि विषमता और विषमतांक ज्ञात करने की 2 पद्धति है, कार्ल पियर्सन की पद्धति और बाउली की पद्धति। कार्ल पियर्सन की पद्धति और बाउली की पद्धति, जिसमें से कार्ल पियर्सन की पद्धति हमें 5.1 में काम आएगा और बाउली की पद्धति 5.2 के प्रश्नों को हल करने में उपयोगी है। तो सबसे पहले आज हम स्वाध्याय 5.1 के लिए सूत्र देख लेते हैं। कार्ल पियर्सन की पद्धति से विषमता SK बराबर, विषमता को संकेत में SK से दर्शाते हैं, बराबर x बार - MO, यानी मध्यक निकालकर और भूयिष्ठक निकालना है आपको, दोनों निकालना है और मध्यक में से भूयिष्ठक को घटाएंगे आप तो आपको विषमता मिल जाएगा। और विषमतांक J बराबर x बार - MO अपॉन S, या इसको आप SK अपॉन S भी कह सकते हैं। आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा, क्योंकि SK बराबर ही क्या होता है, x बार - MO। तो आप J बराबर SK अपॉन S भी लिख सकते हैं। लेकिन एक नोट लिखा है मैंने नीचे कि यदि वर्ग अंतर समान न हो, यदि वर्ग अंतर समान न हो या महत्तम आवृत्ति 1 से अधिक बार आया हो, हमने पार्ट 3 में सीखा हुआ है, जिसे हम असाधित सूत्र, भूयिष्ठक का असाधित सूत्र कहते हैं।
जब वर्ग अंतराल समान न हो या महत्तम आवृत्ति एक बार से ज़्यादा बार आया हो, तो ऐसे कंडीशन में s के बराबर यानी विषमता s के बराबर 3 कोष्टक में x बार माइनस m, तब आप mo नहीं निकालना है आपको, 3 कोष्टक में x बार माइनस m और विषमतांक j बराबर 3 कोष्टक में x बार माइनस m बटे में s। तो इस इतने ही सूत्र से, सिर्फ 2 ही सूत्र से हम आसानी से स्वाध्याय 5.1 हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जितना आसान आपको देखने में लग रहा है ये उतना आसान भी नहीं है। उतना आसान कब होता, जब आपको डायरेक्ट x बार mo s ये सब दिया होता तो ये आसान होता। अगर मध्यक की कीमत, भूष्टक की कीमत, प्रमाव विचलन, s का मतलब क्या होता है प्रमाव विचलन, इन सब की कीमत अगर आपको पहले से प्रश्न में दिया होता तो ये आसान होता। लेकिन ये ऐसा आपको किसी भी प्रश्न में नहीं दिया होगा। हर प्रश्न में आपको x बार कंपलसरी और प्रमाव विचलन कंपलसरी, ये 2 चीज़ तो कंपलसरी निकालना है। मध्यिका और भूष्टक में से कोई एक चीज़ निकालना हो सकता है। वर्ग अंतराल समान होगा और महत्तम आवृत्ति एक ही बार आया होगा तो भूष्टक निकालना हो सकता है। वर्ग अंतराल समान नहीं होगा तो भूष्टक के बदले आपको मध्यिका यानी m निकालना हो सकता है। यानी हर सवाल में आपको 3 चीज़ें निकालनी है, जिसमें से x बार और s ये तो कन्फर्म हो गया, या तो मध्यिका या तो फिर भूष्टक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्वाध्याय 5.1 पेज नंबर 195। कोशिश करूंगा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, निम्नलिखित दिए गए आवृत्ति वितरण 59 ग्राहकों द्वारा 500 मिलीलीटर प्रेशराइज्ड टोन्ड दूध की थैलियों की मात्रा की मांग से संबंधित है। इस सूचना का उपयोग करके कार्ल पियर्सन की पद्धति से विषमतांक ज्ञात कीजिए। स्पष्ट लिखा है, लिखा भी होना चाहिए। किस पद्धति से विषमतांक ज्ञात करना है, कार्ल पियर्सन की पद्धति से विषमतांक ज्ञात करना है, यानी जे ज्ञात करना है। विषमतांक ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें विषमता तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, या विषमता नहीं भी ज्ञात करें डायरेक्ट ये भी सूत्र निकालेंगे तो भी हमें तीनों चीज ज्ञात करना ही पड़ेगा। x बार ज्ञात करना पड़ेगा, mo ज्ञात करना पड़ेगा और s ज्ञात करना पड़ेगा। सूचना में क्या क्या दिया है आपको, तो दूध की थैलियों का मांग जिसको हम xi कहेंगे और ग्राहकों की संख्या जिसे हम fi कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 5.1 का पहला प्रश्न। xi fi कॉलम कौन कौन सा बनाना पड़ेगा, तो अगर आपको माध्य निकालना है तो उसके लिए आपको कौन सा कॉलम चाहिए, fi xi। भूष्टक निकालना है तो उसके लिए कॉलम की जरूरत नहीं है, कोई कॉलम नहीं चाहिए उसके लिए। जो सबसे बड़ी आवृत्ति होगी उसके सामने वाला जो अवलोकन होगा वही भूष्टक कहलाएगा, यानी भूष्टक के लिए कोई कॉलम की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रमाव विचलन है s, जो भी अभी हमने पार्ट 4 में सीखा है, उसके लिए कॉलम चाहिए fi xi स्क्वायर, fi xi स्क्वायर, यानी fi xi का गुणा किसके साथ, xi के साथ। ये होल स्क्वायर नहीं है दोस्तों, इसको पढ़ना कैसे है, fi xi स्क्वायर, यानी fi xi का गुणा सिर्फ xi से करेंगे तो fi वैसे का वैसा रहेगा, xi और xi का गुणा होगा तो क्या होगा, xi स्क्वायर। इसलिए आप ऐसा कभी मत बोलना fi xi का होल स्क्वायर, fi xi स्क्वायर, यानी जिसका सूत्र क्या होता है, fi xi का गुणा किससे करना होता है, xi से। तो ये 2 कॉलम हमें अलग से चाहिए होगा। चलिए xi में क्या दिया हुआ, तो xi में लाइन से ही दिया हुआ है 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद fi में दिया हुआ है 2 7 10 15 12 7 4 2, 12 7 4 2। ये 2 कॉलम दोस्तों मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि विषमतांक का सूत्र क्या होता है, तो विषमतांक j बराबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ x बार माइनस mo अपॉन s। तो हमें 3 चीज़ें चाहिए, x बार चाहिए, mo चाहिए और s चाहिए, जिसमें x बार का सूत्र होगा सिग्मा fi xi बटे में n। इसकी वजह से हमें fi xi चाहिए। mo के लिए कोई सूत्र नहीं, डायरेक्ट ही निकल जाएगा mo। s के लिए क्या चाहिए, तो s का सूत्र होता है दोस्तों अंडर रूट में fi xi स्क्वायर बटे में n माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये s का सूत्र होता है। आपको लगेगा सर ने वहाँ क्यों नहीं लिखा है, मैंने वहाँ इसलिए नहीं लिखा है दोस्तों क्योंकि मैंने पार्ट 4 में ऑलरेडी आपको ये सिखा दिया है निकालना, प्रमाव विचलन निकालना ऑलरेडी आपको सिखाया है। अगर आपने नहीं सीखा होगा तो स्वाध्याय 4.4 के लिए प्रमाव विचलन निकालने का मैंने सिखाया हुआ है, उसमें आप उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं तो आपको ख्याल आ जाएगा। तो ये 2 चीज़ें इसमें क्या चाहिए हमें, fi xi स्क्वायर वो भी कॉलम बना दिया है और mo डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा mo, तो जो महत्तम आवृत्ति होगी उसके सामने वाला चर मूल्य, तो महत्तम आवृत्ति यानी सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी आवृत्ति है 15। तो आपको लिखना है महत्तम आवृत्ति है mo बराबर कितना 4 कहलाएगा, महत्तम आवृत्ति 15 है लेकिन उसके सामने का चर मूल्य कितना है 4। तो आपको लिखना है mo के लिए महत्तम आवृत्ति वाला चर मूल्य, पहले सूत्र लिख देना है महत्तम आवृत्ति वाला चर मूल्य
इसलिए MO बराबर कितना 4, ऐसे लिखकर आपको लिख देना है, क्योंकि महत्तम आवृत्ति क्या है 15 और उसके सामने का चर मूल्य कितना है 4। तो अब बच क्या गया x बार जो आप 9वीं 10वीं से निकालते आ रहे हैं और s। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो x बार के लिए हमें क्या चाहिए FI का मतलब क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना। तो 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 10 तिहाई 30, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 7 छक 42, 7 चौक 28, 8 दूनी 16। दूसरा और कॉलम क्या है FI/XI², वो किस लिए है, तो S निकालने के लिए है। FI/XI² का क्या मतलब बताया था, FI/XI का गुणा किससे करना है आपको, XI से, यानी 2 एकम 2, 14 दूनी 28, 30 तिहाई 90, 6 चौक 24, 240, 6 पंचे 30 यानी 342 गुणे 6 यानी 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 4 छक 24 और 1 25, 252, 28 गुणे 7, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 2 से 14 और 5 19, 196। एक बार आप चेक कर लीजिएगा ऐसा हो तो। और 16 गुणे 8 128। तो इस तरह से आपका FI/XI² भी मिल गया। अब मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं सबका टोटल लिख दे रहा हूँ। F को आप जोड़ेंगे तो आपको N मिलेगा 59, FI/XI का टोटल आएगा 252, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। और FI/XI² का टोटल होगा दोस्तों 1236। अब हमें बारी बारी से मान रखना है। सबसे पहले x बार सिग्मा FI/XI बटे में n। तो सिग्मा FI/XI कितना आया है दोस्तों 252 बटे में n कितना है 59, 252 बटे 59 करेंगे तो हमें x बार मिल जाएगा कितना, तो 252 भागे 59 करने पर 4.27, ये हो गया आपका x बार। अब क्या चाहिए, s सूत्र लिखा ही हुआ है, समेसन यानी सिग्मा FI/XI² कितना है, समेसन FI/XI² 1236 बटे में n कितना है 59 और माइनस x बार कितना है 4.27, उसका क्या करना है आपको होल स्क्वायर। तो चलिए पहले भाग लगा लेते हैं। 1236 भागे 59 करेंगे दोस्तों तो 20.95 माइनस 4.27 का वर्ग करेंगे तो मेरे पास सॉल्यूशन मौजूद है 18.23। फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अब क्या करना है, तो 20.95 में से 18.23 पहले माइनस करना है। अब एक बार ऐसा हो तो चेक कर लीजिएगा करके, 20.95 माइनस 18.23 और माइनस करने के बाद वर्गमूल का बटन भी दबाना है। वर्गमूल का बटन आप जब दबाएंगे तो वर्गमूल निकालने के बाद आएगा s बराबर 1.65। तो अब आपके पास सभी मूल्य प्राप्त हो गए। आपने x बार भी निकाल लिया है, MO भी हमने निकाल लिया और s भी निकाल लिया है। तो सिर्फ विषमतांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, उसका मान बारी बारी से यहाँ पे रख देना है। तो x बार हमने कितना निकाला हुआ है 4.27, MO कितना है 4 और s कितना है दोस्तों 1.65। 4.27 में से 4 घटाएंगे तो 0.27 आएगा। यानी अगर विषमता निकालने के लिए कहा होता, इस प्रश्न में नहीं कहा है लेकिन कहा होता विषमता निकालने के लिए, तो 4.27 माइनस 4 कितना आता 0.27। लेकिन हमें डायरेक्ट उन्होंने क्या निकालने के लिए कहा है, विषमतांक निकालने के लिए कहा है। तो 4.27 माइनस 4 भागे 1.65 और जब ये हम करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा दोस्तों 0.16। J बराबर क्या होगा 0.16। अर्थघटन करने के लिए नहीं कहा है लेकिन फिर भी आप एक बार लिख दीजिएगा धन विषमता। धन विषमता क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि किस में आया है, प्लस में आया है। आपका आंसर किस में आया है, प्लस में। प्लस में आपका आंसर आएगा तो क्या कहलाएगा, धन विषमता। तो ये आपका स्वाध्याय 5.1 का पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखेंगे जो सेम टू सेम इसकी तरह ही है, मैं समझा दे रहा हूँ तो उसको आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। नीचे का आवृत्ति वितरण 270 ग्राहक यानी n कितना होगा 270 टी शर्ट की अलग अलग कंधों की लंबाई इंच के आधार पर खरीदी से संबंधित है। इस सूचना का उपयोग करके कार्ल पियर्सन की पद्धति से विषमतांक ज्ञात करके उसका अर्थघटन, अर्थघटन मतलब वही बताना है आपको। प्लस में आएगा तो धन विषमता, माइनस में आएगा तो ऋण विषमता। बस एक शब्द लिखना है, धन की ऋण, उसको कहते हैं अर्थघटन। हमने इसमें भी लिख दिया है। इस बार 12.5 दिया, तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कैलकुलेटर पे ही करना है। 12.0 को आप 12 भी लिख सकते हो, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5 और 16.0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो पॉइंट में दिया हुआ है तो शायद आप खुद से नहीं कर पाएंगे, हर बार आपको कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन है इसकी तरह ही सेम टू सेम।
आपको दो ही कॉलम बनाना है, एक एफ आई एक्स आई और एफ आई एक्स आई स्क्वायर। और इसमें भी आपको इसी तरह से, इसी सवाल की तरह से पहले एक्स बार निकालना है, फिर एस, फिर एम ओ निकालना है और फिर इन तीनों का मान विषमतांक का जो सूत्र है जे बराबर एक्स बार माइनस एम ओ अपॉन एस, एक्स बार माइनस एम ओ अपॉन एस, उसमें आपको इन तीनों का मान बारी बारी से रख देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा सवाल आप कर लेंगे। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। एक प्रकार का कार्य पूर्ण करने के लिए प्रत्येक कामदार द्वारा लिए गए समय अंतराल से संबंधित सूचना निम्नानुसार मिलती है। इस सूचना से काल पियर्सन की पद्धति से विषमतांक ज्ञात करके उसका अर्थघटन करना है। तो इस बार दोस्तों वर्ग दिया हुआ है और वर्ग के साथ में क्या दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है। वर्ग और आवृत्ति दिया हुआ है तो भी हमें कुछ इसी तरह से करना है, लेकिन इस सवाल में आपको एम ओ भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एम ओ भी निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तीसरे प्रश्न में वर्ग दिया हुआ है, वर्ग में दिया हुआ है 5 से 9, निवारक वर्ग कहते हैं इसको, जिसमें गैप होता है उसे हम निवारक वर्ग कहते हैं। 9 के बाद यहाँ 10 लिखा हुआ है, 14 के बाद यहाँ 15 लिखा हुआ है, तो ऐसे वर्ग को निवारक वर्ग कहते हैं। और ऐसे वर्ग में एल लिखते समय 0.5 कम किया जाता है, आधा सीमा में 0.5 कम करते हैं और उधर सीमा में 0.5 प्लस करते हैं। ऐसा आपने 10वीं कक्षा में भी सीखा होगा। तो 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24 और 25 से 29। उसके बाद उसकी आवृत्ति दी हुई है एफ आई 3, 8, 4, 2, 1, 3, 8, 4, 2, 1। अब इस बार वर्ग दिया हुआ है, वर्ग अंतराल कैसा दिखाई दे रहा है आपको, समान वर्ग अंतराल दिखाई दे रहा है। 5, 10, 15, 20, 25, 9, 5, 14, 5, 19, 5, 24, 5, 29। वर्ग लंबाई कितने कितने का है, 5, 5 का। महत्तम आवृत्ति भी कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। तो आसानी से हम जो ऊपर का जो सूत्र है उसका उपयोग कर सकते हैं। क्या निकालना है हमें, तो विषमतांक ज्ञात करना है और उसका क्या करना है, अर्थघटन करना है, यानी धन विषमता है कि ऋण विषमता है वो हमें बताना है। तो उसके लिए हमें कौन कौन सा कॉलम बनाना होगा दोस्तों, तो उसके लिए हमें फिर से सबसे पहले वर्ग दिया है तो क्या बनाना पड़ेगा, मध्य कीमत एक्स आई। मध्य कीमत कैसे निकालते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है। इन दोनों को जोड़कर 2 से हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 9 और 5 कितना होता है, 14। 14 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 7। अब बार बार ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वर्ग अंतराल क्या है, समान है। और वर्ग अंतराल कितने कितने का अंतर है, तो 5, 5 का अंतर है। देखने से हमें 4 का अंतर लग रहा है, लेकिन 4 का अंतर नहीं है। 5 से 9 तक में 5 संख्याएं होती है, आप गिन लीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 5 संख्या होती है। या तो यहाँ से भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 5, 10, 15, 20, 25, 5, 5 का गैप है। यहाँ से देखेंगे तो भी 9 और 5 14, 14, 5 19, 19, 5 24, 24, 5 29, तो 5, 5 का अंतर है। तो इसमें भी आपको 5, 5 जोड़ देना है। तो 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27। अब एफ आई एक्स आई, उसके बाद अब ये सवाल भी इसकी तरह ही हो गया। क्या क्या करना है अब आपको, 2 कॉलम और, एक एफ आई एक्स आई और एक एफ आई एक्स आई स्क्वायर, यानी इसी एफ आई एक्स आई का गुणा किसके साथ, एक्स आई के साथ। एक्स आई का गुणा अगर एक्स आई के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो चलिए करते हैं। 3 सते 21, 12 अठे 96, 17 चौक 68, 22 दूनी 44 और 27 एकम 27। अब इसका गुणा वापस एक्स आई के साथ करते हैं तो मेरे पास सॉल्यूशन उपलब्ध है, मैं उसमें से देख कर लिख दे रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 21 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 147, 96 का गुणा 12 के साथ करेंगे तो 1152, 68 का गुणा 17 के साथ करेंगे दोस्तों तो 1156, 44 का गुणा 22 के साथ करेंगे तो 968 और 27 का गुणा 27 के साथ करेंगे तो 729। आप टोटल करेंगे तो एफ आई का जो कुल योग होगा वह n कहलाएगा 18। एफ आई एक्स आई का कुल योग है 256, आप एक बार देख लीजिएगा, और एफ आई एक्स आई स्क्वायर का 4152। अब हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें एक्स बार चाहिए। क्या चाहिए सबसे पहले, एक्स बार। एक्स बार बराबर सूत्र क्या होता है, समेसन एफ आई एक्स आई यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में एन। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना, 256 बटे में एन कितना है, 18। तो एक्स बार आएगा आपका 256 भागे 18 करेंगे आप तो एक्स बार है 14.22। दूसरा क्या चाहिए आपको, एमओ। तो एमओ के लिए भी पहले एमओ का वर्ग चाहिए। तो एमओ का वर्ग कैसे निकालते हैं ये आपको पार्ट 3 में सिखाया है। फिर भी आप यहाँ पे भी ध्यान देंगे, मान लीजिए आपने पार्ट 3 नहीं सीखा है तो 10वीं में भी सीखा है।
10वीं में भी नहीं सीखा है तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। एमओ का वर्ग क्या होता है, तो महत्तम आवृत्ति वाला वर्ग, महत्तम आवृत्ति वाला वर्ग जो होगा वही एमओ का वर्ग कहलाएगा। तो सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है, 8, तो एमओ का वर्ग क्या कहलाएगा, 10 से 14। लेकिन ये निवारक वर्ग का मतलब जिसमें गैप नहीं हो, और अनिवारक का मतलब जिसमें गैप हो, अंतर हो। और जब भी अंतर वाला होगा, अनिवारक निवारक अभी आप जाने दीजिए, जिसमें भी अंतर होगा उसके अधः सीमा में यानी एल लिखते समय 0.5 क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, तो 10 से 14 है, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है। अगर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ऐसा लिखा होता तो 10 की जगह पे हम 10 से ही लेते। लेकिन 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19 सब में आप देखोगे उधर सीमा और अधर सीमा में सब में आपको एक एक का अंतर दिखाई देगा। और जब भी ऐसा होता है तो अधर सीमा में 0.5 कम होता है और उधर सीमा में 0.5 प्लस होता है। तो उस हिसाब से एल के रूप में आपको कितना लेना पड़ेगा, 9.5 लेना पड़ेगा। एमओ का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल प्लस एफ एम माइनस F1 बटे में 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू सी, जिसमें ये FM F1 क्या है, तो जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उसे हम FM कहते हैं, सबसे बड़ी जो आवृत्ति है उसे हम FM कहेंगे, उससे ऊपर वाला F1, उससे नीचे वाला F2। ठीक है, तो L कितना है, 9.5, FM 8, F1 3 बटे में 2FM यानी 2 गुणे 8 माइनस F1 3, F2 4 और C कितने कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर है, तो C की जगह पे क्या आएगा, 5। तो 9.5 प्लस 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 5, 8 दूनी 16, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 क्या होगा, 7, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, गुणे 5। अब आगे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9.5 प्लस 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 पचे 25 बटे में 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 9। तो 9.5 प्लस 25 भागे 9 करेंगे दोस्तों आप तो 2.78, 2.78 जोड़ेंगे तो एमओ का कीमत आपको मिल जाएगा, एमओ बराबर 12.28। अब क्या बाकी है दोस्तों, तो हमने क्या क्या निकाल लिया, एक्स बार निकाल लिया और एमओ निकाल लिया। इसके बाद भी अभी एक चीज़ बाकी है, क्या, एस। तो एस कैसे निकालते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, एस बराबर अंडर रूट में FI(x² अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसी सूत्र का उपयोग करके, ठीक इसी सूत्र का उपयोग करके आप आसानी से एस निकाल सकते हैं। FI(x²) ये रहा, यानी 4152 भागे 18 इसकी जगह पे माइनस 14.22 का होल स्क्वायर। और उसके बाद जब s निकल जाएगा तो आपके पास तीनों हो गया, x बार, mo और s जब आप निकाल लोगे फिर आपको इस सूत्र में रख देना है, ये रहा j बराबर x बार माइनस mo अपॉन s। तो x बार हमने निकाल लिया 14.22 माइनस mo है 12.28 और s आपने जितना निकाला होगा उससे आप भाग लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, विषमतांक j मिल जाएगा। तो इस तरह से स्वाध्याय का 5.1 का मैंने आपको पहला प्रश्न करवा दिया है, तीसरा प्रश्न भी लगभग पूरा करवा दिया है। तो अब आप इसकी तरह से कौन सा प्रश्न कर सकते हैं, तो पहले के जैसा आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं और साथ ही साथ उदाहरण नंबर 1 कर सकते हैं पहले की तरह। प्रश्न नंबर 1 की तरह आप प्रश्न नंबर 2 को कर सकते हैं, उदाहरण नंबर 1 को कर सकते हैं, और प्रश्न नंबर 3 की तरह आप उदाहरण नंबर 2 को कर सकते हैं। और स्वाध्याय में तीसरे की तरह ही है, उसके नीचे वाला प्रश्न, चौथा प्रश्न, उसे भी आप हल कर सकते हैं। तो आपको होमवर्क के रूप में प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 4 और उदाहरण नंबर 1 और 2 को पूरा कर लेना है। फिर अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को सीखेंगे जिसमें वर्ग अंतराल समान नहीं होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।